मैं अपनी जिंदगी की सुबह अस्पताल के लेबर रूम की ठंडी सी फर्श पर झाड़ू मारते हुए देखी, मगर किसी को यह नहीं पता था कि वही फर्श, वही कचरा और वही बेपरवाही मेरे लिए एक दिन लाखों में बदल जाएगी। अगर आपको सुनने में अजीब लगे तो संदेह मत कीजिए। डिलीवरी के बाद जो चीज़ नर्स और डॉक्टर बेख्याली से फेंक देते हैं, उनमें से एक ऐसा आइटम है जिसे खरीदने वाले दुनिया भर में शाही भाव देने को तैयार रहते हैं। मेरा नाम रोहन है। बचपन से गरीबी ने मेरे पांव घिस दिए थे और परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर जल्दी बैठ चुकी थी। पिताजी की तबीयत बिगड़ी तो काम छूट गए, दिक्कतें बढ़ी और एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। माँ ने हिम्मत करके उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई वाली नौकरी पकड़ ली, जहाँ आज मैं खुद हर रोज आता जाता हूँ। मेरी पढ़ाई बचपन से अधूरी रह गई थी और अक्सर लगा कि जिंदगी ने हमें कुछ भी देने से मना कर रखा है। माँ ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से घर संभालने की कोशिश की, पर दवाइयाँ महंगी थी और घर की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती थी। बड़ों ने बचपन में मेरा रिश्ता तय कर दिया और मैंने सीमा से शादी कर ली। शादी के बाद सच पता चला कि सीमा के हाथों में घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। वो अक्सर शराब के सहारे अपने दर्द भुलाती रहती और सारा दिन उसी में पड़ी रहती। घर की कमान अब मेरी तरफ आ गई थी। माँ की शुगर की दवाइयाँ, सीमा के फजूल और दारू के खर्च और बच्चों की बढ़ती चाहतें, मेरी तनख्वाह महीने भर टिकती ही नहीं थी। मेरी नौकरी का अधिकांश समय लेबर रूम में ही गुजरता। वहाँ झाड़ू, स्प्रे और दवाइयों की तीखी गंध हर सांस में घुल जाती थी। कभी किसी नवजात की आवाज़ सुनकर खुश होता तो कभी किसी माँ की चिल्लाहट से दिल टूट जाता। खुशखबरी बताने की रौनक भी मेरे हिस्से आती। जब परिवार को बताना होता, मुबारक हो बेटा हुआ है, तो मैं सबसे आगे होता। मुस्कान के साथ लोग हाथ में कुछ नोट देकर धन्यवाद कहते, कभी 500, कभी 1000, और वो पैसे मेरे लिए सुकून से कम नहीं थे। घर लौटते ही बच्चे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की लंबी फेरिस्तें सुनाते। माँ के यहाँ अमित के जूते आए हैं, मुझे भी चाहिए, और उन बातों से दिल में ठोकर लगती। मेरी कमाई माँ की दवाइयों और घर की रोजमर्रा की जरूरतों में उड़ जाती और बच्चे अक्सर अधूरी इच्छाओं के साथ सो जाते। रात में छत पर बैठकर मैं तारों को नहीं देखता, अपनी पूरी जिंदगी को देखता। क्या यही सब है मेरी किस्मत में? क्या मैं हमेशा यही सफाई करता रहकर गुजारा बसर कर जाऊंगा और फिर एक रात ऐसा मोड़ आएगा जिसने मेरी जिंदगी का पन्ना बदल दिया, पर इसकी कीमत मुझे उम्र भर चुकानी पड़ेगी। यह मैं तब नहीं जानता था। उस शाम एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी हमारे मोहल्ले के सामने आकर रुकी और गली के सारे बच्चे खेल छोड़कर उसे घूरने लगे। हमारे यहाँ ऐसी साफ सुथरी गाड़ी शायद ही कभी आई थी, इसलिए लोग अविश्वास से थे। मैं भी दरवाजे पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि इतने बड़े शहर में ऐसी गाड़ी का यहाँ क्या मतलब। गाड़ी से बाहर निकला एक बंदा, कपड़ों से महकता हुआ पैंट कोट और पॉलिश किए जूते, जिसकी चमक हमारे गली की मिट्टी पर अलग तरह की रोशनी फैला रही थी। उसने बाहर हमारे घर की तरफ देखा और सीधे मेरी ओर आया। उसकी आवाज़ में कुछ अदाब और कुछ ठहराव था। जब उसने कहा, आप रोहन हैं, मेरा दिल अनजाने से जोर से धड़क उठा। यह आदमी कैसे जान गया मेरा नाम रोहन है? मैंने उलझते हुए कहा, हाँ, मैं ही रोहन हूँ। उसने आगे पूछा, आप दिल्ली के उस बड़े अस्पताल में लेबर रूम में सफाई का काम करते हैं ना? मेरे दिल ने फिर धक से किया। किस तरह से मेरा काम मालूम हुआ? मैंने दिल सिर हिलाया और कहा, हाँ करता हूँ। क्या कोई दिक्कत हुई है? मैं भीतर ही भीतर घबराया हुआ था कि कहीं अस्पताल से शिकायत तो नहीं आई। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई शिकायत नहीं, बल्कि आपकी सारी दिक्कतें जल्द खत्म होने वाली है। मैं चौंक गया। अस्पताल बुरा लेता तो थोड़ी शक की बात होती, पर यहाँ घर पर मिलने की क्या वजह? मेरे मन में शक उठा। फिर उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं झिझक गया, फिर अंदर आने को लिए कहा। मेरा छोटा सा घर और फटी दीवारें उसकी महंगी पोशाक के सामने एक सेकंड में खामोश हो गई। वह कुर्सी पर बैठा और दिल में अनगिनत सवाल लिए उसके सामने खड़ा रहा। मैंने साफ कहा कि मैं अनजान लोगों से बात बात पे नहीं बैठता, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं केवल अनुभव से अग्रित कर सकता था। उसने झुककर बोला, आप अस्पताल के अंदर की बातें अच्छी तरह जानते होंगे, खास तौर पर लेबर रूम की। मैंने सीधी सी बात कही, हाँ, मैं वहाँ 5 साल से काम करता हूँ और मेरी माँ भी पहले वहाँ काम करती थी। उसकी आंखों में असमझ के साथ एक अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से कहा कि बस इसी ईमानदारी और भरोसे का थोड़ा सा इस्तेमाल करने की जरूरत है, और मैं कुछ ही दिनों में ऐसे पैसे कमाऊंगा जिनका मैं शायद ख्वाब नहीं देख पाया था। उसके शब्दों का असर वैसा था जैसे किसी ने सर पर कठोर चोट कर दी हो। मैंने तुरंत कहा, क्यों? कचरे से करोड़पति? मैं मानो उसे पागल समझ लिया था। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या वह हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। मेरी आवाज़ में करवाहट भरी गई थी और मैं उठकर उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह हंसा और शांत बोला,
कि जो बात बताई जाएगी वो शायद मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली है। वो बात जैसे अधूरी गूंज बनकर मेरे कानों में गूंजती रही। ये बात शायद अस्पताल के बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी मालूम नहीं होगी। उसने जिस तरह से कहा था कि यहाँ पैदा होने के बाद औरतों द्वारा फेंकी जाने वाली वह एक चीज़ कीमत दुनिया भर में बहुत कीमत अदा करती है, वह शब्द मेरे भीतर किसी चूहे की तरह दहशत और जिज्ञासा दोनों छोड़ गया था। वह मेडिकल शब्द जो उसने दी थी मैंने कहीं नर्सों की बातचीत में सुना था, पर उसकी असलियत समझी नहीं थी। पर अब जब वह एक पर्ची पर मुड़ा हुआ मेरे हाथ में था तो वह एक भयानक रहस्य की तरह चमक रहा था। एक ऐसी चीज जो बेकार समझकर फेंकी जाती पर कुछ लोगों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। उस आदमी ने पर्ची में जो निर्देश लिखे थे उन्हें मैं बार बार पढ़ा। उसके शब्दों में ठंडे आत्मविश्वास की एक झलक थी जिसने मेरी बची कुची संकोच को चीर दिया था। वो बोला था, कल से जब भी कोई डिलीवरी होगी तुम उसी कचरे में से वह वस्तु अलग निकाल कर एक साफ थैली में रख देना। मैंने बेखबर सी आवाज में कहा, ठीक है रख लूंगा। पर मेरे भीतर सवालों की एक भीड़ थी। कौन सी चीज? ये कैसे हो सकता है वही फेंकी हुई चीज मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दे? रात मेरी नींद चुराकर बैठी रही। पक्का सा डर था कि कोई चाल हो सकती है, कोई फरेब या परिवार की हरकतें, माँ की दवा, बच्चों की खाली आंखें और सीमा की अनिश्चित आदतें मुझे बार बार उसी पर्ची की ओर खींचती। मैं पलटकर अपने छोटे से कमरे में सो रहे बच्चों को देखता रहा। उनका मासूम चेहरा चांदनी में निहारा जा रहा था। हिम्मत और लालच के बीच में मेरा मन स्थिति इतनी उलझी हुई थी कि मैं खुद को दोष देना बंद नहीं कर पा रहा था। अगर यह सच भी निकले तो हमारे लिए मोड़ आ सकता है। अंत मेरे भीतर एक अजीब सी बेपरवाही ने जन्म लिया, एक ऐसा साहस जो कायरता से नहीं बल्कि मजबूरी से उपजा था। मैंने तय कर लिया कि हर संभव मौका आजमाऊंगा, भले ही ये मेरे दिल को चीर दे। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वही गली, वही गूंज, वही बातें थी। अस्पताल पहुंचते ही नर्स कविता, सख्त स्वभाव की वह बूढ़ी सिस्टर, मुझसे गुजरती हुई बोली, रोहन आज कुछ चुप चुप से लग रहे हो, ठीक तो हो ना? मैंने बस झट से कहा, ठीक हूँ सिस्टर, बस रात में नींद नहीं आई। उसके पीछे वही आदेश गूंजे, आज 3 डिलीवरी है, लेबर रूम साफ रखना है। 3 मौके और मेरे होठों पर एक अजीब सी अकड़ आ गई। पहली डिलीवरी के बाद वही पुरानी रस्म हुई। नवजात को साफ कर वॉर्मर में रखा गया, परिवार को खुशखबरी दी गई और लोग खुशी से एक दूसरे के गले लगते रहे। बच्चा और उसके माता पिता की खुशियों ने मेरे अंदर कुछ हल्का सा चुभन पैदा किया, पर यह चुभन थोड़ी देर में लालच में बदल गया। मेरे दिल ने उस ढेर में उसी एक वस्तु की तलाश कर डाली जिसे मैं पर्ची पर पढ़ चुका था, वही जो कीमती कही गई थी। डॉक्टर और नर्स जब कमरे से बाहर गए तो मैं सफाई के बहाने भीतर घुस गया। दरवाजा आधा बंद था। बिना ज्यादा सोचे कूड़ेदान की ओर हाथ बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था क्योंकि मैंने कभी चोरी नहीं की थी और आज ये काम मुझे खुद सबसे भारी लगा। गंदगी और खून की बदबू ने मुझे चक्कर सा दिलाया, पर उस अजनबी की बातें कानों में गूंज रही थी, ये तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना देगा। मैंने अपनी आत्मा के कान बंद कर दिए और कूड़ेदान के अंदर गोता लगाया। मैंने अस्पताल के उस गंदे डस्टबिन में उसी निशाने वाली चीज उठाई और उसे छुपाकर अपने बैग में डाल दिया। तभी दरवाजा अचानक खुला और एक जूनियर नर्स अंदर आघात हुई। अरे रोहन, अभी तक यहाँ साफ क्यों नहीं किया? जल्दी करो, हमें अगला मरीज लाना है। मेरा दिल जैसे थम गया। मैंने हथेली में दबा बैग झट से बाल्टी के पीछे छिपा दिया और झिझकते हुए कहा, जी सिस्टर, बस 5 मिनट दीजिए, मैं सब साफ कर देता हूँ। उसकी नज़रों में शक के कुछ छोटे छोटे सवाल चमके, पर वह आगे निकल गई। उसके कदमों के गूंजते ही मेरी सांस वापस आई। मैं लगभग पकड़ा ही जा चुका था। शाम तक डर के साए में मैंने चुपचाप और 2-3 थैलियाँ इकट्ठी कर ली। छुट्टी पर आते ही मैंने वह थैले बड़े बैग में संभाले और पीछे कम इस्तेमाल होने वाले गेट की तरफ निकल गया। पिछले गेट पर खड़े होकर मैंने उसी नंबर पर कॉल की जो उस अजनबी ने दिया था। मैं पीछे वाले गेट पर खड़ा हूँ, मैंने कांपती आवाज में कहा। 5 मिनट के अंदर ही वह काली गाड़ी अंधेरे से चमकती हुई आई। आदमी बाहर उतरा, मुस्कान उसके चेहरे पर मानो किसी और दुनिया की बात कर रही हो। मैंने बिना कुछ कहे थैलों को उसकी ओर सरका दिया। उसने बेझिझक थैलों को वापस सीट पर फेंका और अपनी जेब में से नोटों की बंडल निकालकर मेरे हथेलियों में थमा दी। ये तुम्हारे आज के पैसे हैं। मैंने कभी इतने नोट एक साथ नहीं देखे थे। हर एक 2000 का था और गड्डी इतनी भारी कि मैं चौंक गया। मेरे पूरे महीने की मजदूरी का गुना 5, शायद उससे भी ज्यादा। मैं चुपचाप रो गया। वो आदमी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया और अचानक गायब हो गया, पर मेरे हाथों में थमा हुआ पैक एक नए वजूद जैसा था। आंखों में घबराहट, अपराध बोझ और आशा के कांचल से मैं अपने कदमों को संभालते हुए घर की तरफ रवाना हो गया। घर की दरवाज़ा खुला तो माँ की चिंता प्यार भरी आवाज़ आई, बेटा कहाँ थे?
मेरे हाथों में नोटों की गड्डी देख माँ की आंखों में पहली बार वह उत्सव और आश्चर्य दोनों एक साथ झलक उठे। बच्चों ने उसके पारदर्शी चेहरे पर खुशी पहचान ली। माँ, हमारे जूतों को देखो, मेरा बेटा चिल्लाया और अपनी नई शर्ट दिखाते हुए कूद पड़ा। बेटी ने भी नए जूतों को बाहों में भर लिया और उसकी भी आंखों में चमक ने मेरे भीतर का सारा भय फीका कर दिया। मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी बताने के बजाय ठंडे दिमाग से एक सादा सा झूठ बोल दिया। अस्पताल वालों ने हमें एक बोनस दिया है, कहा है तुम दोनों ने सालों से ईमानदारी से काम किया है। माँ की आंखों में सच्ची खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। उस दिन सिर्फ मुझे धन नहीं मिला था, मैंने अपनी बची कुची इज्जत और खुद पर जो भरोसा खो बैठा था वो लौटते हुए महसूस किया था। उस दिन ये काम मेरे लिए रोजमर्रा की मजबूरी बन गया था। मैं हर रोज अस्पताल जाता, पर अब मेरा मकसद केवल झाड़ू पोछा करना नहीं था। मैं लेबर रूम के पास एक शिकारी की तरह ठहर कर अपने मौके की तलाश करता रहता। पहले दिन का डर अब आदत में बदल चुका था। मैंने सीख लिया था कि किस वक्त कमरे में जाना, किस नर्स की निगाह कैसे टालनी है और कैसे सफाई के बहाने कचरे तक पहुंचना है। वह कूड़ेदान अब मुझे गंदा नहीं लगता, वह मेरे लिए एक बंद दरवाजे का डब्बा बन गया था। हर शाम मैं पिछली गेट पर उस काले गाड़ी वाले आदमी से मिलता, थैला सौंपता और बदले में मुझे नोटों की गड्डी पकड़ाकर वह चला जाता। कुछ ही हफ्तों में हमारे घर की तस्वीर बदल गई। टूटी चारपाई की जगह नया बिस्तर आया, रसोई में रोजमर्रा की चीजें भर गई और बच्चों के चेहरे पर पहली बार कभी न देखी गई हंसी चमक उठी। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी दवा के पैकेट पूरे तरीके से पूरे हो गए, उसकी शिकायतें कम हो गई। पर यह बदलाव केवल हमारे घर तक सीमित नहीं रहा। मोहल्ले वाले भी फर्क देखकर चौंकने लगे। अरे रोहन, आज तो तू बड़ा चमक रहा है, लगता है किस्मत खुल गई है। पड़ोसन चुपचाप बातें करते, कुछ लोग आंखें गड़ाए देखते। मैं मुस्कुरा देता और कहता, भगवान की देन है। पर दौलत का असर अजीब होता है, जब नहीं होती तो इज्जत कुचल देती है और जब मिल जाती है तो इंसान अपनी हदें भूल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अब पहले वाला हिचकिचाता इंसान नहीं रहा जो हर किसी के सामने झुककर नमस्ते करता। मेरे कदमों में अब ठहराव आ गया, मेरी बातों में दमदारी दिखने लगी। मैंने झोंपड़ी वाला पुराना घर छोड़कर मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा सा पक्का मकान किराए पर ले लिया। फ्रिज, टीवी और जरूरी चीजें वहां पर थी। बच्चे अब बाहर के बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और हाथों में नए खिलौने थामे दिखते। अस्पताल का काम मैंने क्योंकि छोड़ा नहीं, वही मेरा असली खजाना छिपा था। पर अब मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाला रोहन नहीं रहा, लेकिन लोग मुझे रोहन जी कहकर बुलाने लगे और मैं कभी कभी नर्सों स्टाफ के लिए खाने पीने की चीजें लेकर जाकर उनकी तरफ उदारता भी दिखाता, ताकि किसी के मन में शक न पनपे। मैंने धीरे धीरे मोहल्ले में अपनी इज्जत खरीदने की कोशिश की, तो कभी कभी किसी की छोटी मोटी मदद कर देना, कभी किसी के बच्चों को मिठाई बांटना ताकि लोग पूछे तो मैं ईमानदारी और मेहनत का नाम सुनाऊं। पर अंदर ही अंदर एक बेचैनी भी छाती रहती। यह सचमुच कितना सही है जो रास्ता मैंने चुना है? क्या वह मुझे मन से संतुष्ट कर पाएगा? दूसरी तरफ रागिनी की आदतें कुछ भी नई नहीं थी। वह आलस में माहिर, हमेशा तैयार बहाने और तकरार की छोटी छोटी वजहों की तलाश करती रहती। माँ और मुझसे हर रोज छोटी छोटी बातों पर बहस कर बैठती और पर्स के पतले होते ही उसका पहला विचार होता नया लिपस्टिक, नया कसीलदार दोस्तों के साथ बाहर खाना। जो पैसा हमारे बच्चों और माँ के इलाज के लिए बचना चाहिए वो उसके मेकअप और फालतू चीजों में उड़ जाता। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह जल्दी गुस्सा कर बैठती और कहती कि तुम मुझे समझते नहीं। आज जब मैंने उसे साफ नकार दिया तो वह झट से गुस्सा करके चली गई, पर उसकी आंखों में भी कोई न सही पर शर्म की झिलझिलाहट थी। मोहल्ले में लोग हमारी तरक्की देखकर तारीफ करते, पर तारीफ मेरे अंदर हल्के खंजर की तरह छुपती, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब कुछ किस तरह की काली दरारों से निकली है। और इसी बीच मेरी आत्मा में लड़ाई चलती रही। एक और बच्चों की हंसी, माँ की दवा, घर की गरिमा, दूसरी ओर मेरा भय, अपराध और असमर्था जिसे मैं हर दिन दबाकर काम करता। मैंने अपने नए रोल को अपनाया, अपने बदलाव को दुनिया के सामने मेरिट की तरह पेश किया। रात को जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती तो वही पुरानी बेचैनी लौट आती। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी जरूरतें और मेरे परिवार का बचाव मुझे ऐसी राह पर चलने की इजाजत दे देता है? इन सवालों का जवाब शायद किसी दिन ही मिलेगा, पर अभी के लिए मैंने अपने परिवार को गर्द से बचाने के लिए उसी रास्ते पर कदम रखा था और रुकने का सोच भी नहीं रहा था। अंदर मेरा हर एक दिन अनजाने भय की परछाई के साथ गुजरता गया। रात की सबसे हल्की सी आहट पर मेरी नींद टूट जाती और दिल पर ऐसा भारी सैलाब उतर जाता कि अगले कुछ मिनटों के लिए सांस तक थम जाती। अस्पताल में अगर किसी ने भी मेरी तरफ तीखी नजरें घुमाई तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा राज फटकर बाहर आ जाएगा। दीवारों के भी कान हैं, फर्श की दरारें मेरे उन कदमों को सुनकर फुसफुसा देती जिनसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लालच मुझे रोज सुबह उसी आग की तरफ धकेलता और जमीर मुझे बार बार टोकता। दोनों की लड़ाई मेरे अंदर दिन ब दिन तीखी होती जा रही थी। एक दिन मैं अपने रोजमर्रा के काम में मशरूफ था कि अचानक हेड नर्स
मिस डिसूजा कमरे में दाखिल हो गई। उनकी हाजिर से ही पूरा स्टाफ सिर उठा गया। वह नीमों की पक्की रखवाली थी और झुककर किसी से बात करना उनका स्वभाव में नहीं था। उन्होंने कड़ा स्वर निकाला, रोहन, ये कूड़ेदान अभी भी क्यों भरा पड़ा है? तुम जानते हो ना, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। मैं ठिठक गया क्योंकि वही कूड़ेदान मेरी सारी रातों की कमाई का गवाह था। फटाफट मैंने कहा, जी मैडम, उसे उठाने वाला ही था। दूसरी मरीज की हालत बिगड़ रही थी। उनकी शक भरी निगाह कूड़ेदान पर टिकी रही और फिर मुझ पर। इन दिनों तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। अस्पताल है, ये तुम्हारा घर नहीं। एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। ये कहते हुए चली गई और मेरी रूह पर ऐसा ठंडा पानी गिरा गई मानो कोई आग पर पानी डाल दिया हो। वहां खड़ा होना मेरे लिए उस समय सबसे बड़ा खतरा था। फिर भी लालच कम नहीं हुआ। पैसे ने हमारे घर का माहौल बदल दिया। रागनी अब रोज मेरे पास आकर नए बहाने बनाती। आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, थोड़ा सा पैसा दे दो। पहले मैं उसके सामने सिर झुका देता और मन ही मन शर्मिंदा हो जाता, पर अब घर की ताकत का संतुलन बदल चुका था। कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैं खामोशी से कहता और फिर वो कुछ नोट उसके सामने उछाल देता, इतना कि वह चुपचाप उठकर चली जाती। उसका गुस्सा और मेरे ठहराव ने एक नई तरह की ताजगी दे दी थी। अब वह मुझे टोकने से पहले सोचे समझे बिना बोलती तो मैं जवाब दे देता। घर की छोटी छोटी खुशियां फिर से लौट आई। रसोई आबाद हो गई। बच्चों के चेहरे पर पहले जैसा खालीपन नहीं रहा। माँ की दवाइयों के पैकेट भी पूरे होने लगे, पर इन सब के बीच मेरी आत्मा लगातार कुछ खोने का डर लेकर जीती रही थी। मोहल्ले वाले भी ज्यादा बदलाव देखकर फुसफुसाने लगे। रोज रोज चमक बढ़ रही थी और मैं मुस्कुरा देता और कहता, भगवान ने सुधारा है, पर भीतर से कुछ सुनसान रहकर चीखता रहता, क्या यही रास्ता सही है? माँ की आंखों में भी अब चिंता सी सताने लगी थी। वह हर रोज मुझे काटती। एक रात माँ मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा सच सच बता, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बोनस वाली कहानी चल नहीं रही। मुझे डर है कि तुम किसी गलत काम पे तो नहीं जा रहे। मैं उसके सामने असलियत नहीं रख पाया और बहाना बना दिया, माँ सब ठीक है, तुम बस दवा खाओ और आराम करो। माँ के आंसू मेरी खोपड़ी में हथौड़े की तरह ठोकते रहे। मुझे पता था कि वापसी का रास्ता अब और जटिल हो चुका है। एक शाम जब मैं वही थैला गाड़ी वाले को सौंप रहा था तो मैंने हिम्मत करके एक सवाल कर दिया, साहब आप मुझे सच सच बता दे, ये सामान आखिर क्यों इतनी कीमत है? इसे कौन खरीदता है? उसने एक लंबी सांस ली, कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहा, रोहन, पैसों की चाह है या इसके पीछे की सच्चाई जानने की उत्सुकता? ज्यादा मत पूछो, बस इतना जान लो कि ये माल बाहर भेजा जाता है। उन देशों में इसकी कदर है। आखिर क्यों, यह तो खुद सोच लो। एक इंसान की बेकार समझी चीज किसी और के लिए खजाना बन जाती है। उसने शीशा ऊपर किया और गाड़ी वहां से चल पड़ी। उसकी बातों ने मेरे मन में और सवाल पैदा कर दिए, पर मैं जितना इस काम में डूबता गया उतना ही डर मेरे भीतर बढ़ता गया था। अस्पताल के माहौल में अब वह हलचल बढ़ रही थी। हर कोई मेरी अचानक आई समृद्धि पर तख्ती से रह गया और सवालों की परतें गहरी होती जा रही थी। सिस्टर कविता की निगाह सबसे ज्यादा ही टिकी रहती थी। वह अक्सर मुझे देखती रहती और कहती, रोहन, तेरी ड्यूटी सुबह की शिफ्ट में खत्म हो जाती है, पर इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? एक दोपहर जब मैं घर जाने की राह पर पकड़ रहा था तो अचानक मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बोली, वाह। जैसे थम गया। सिस्टर कविता ने ठंडी स्माइल के साथ तंज कसा, काम तो तू इतने दिनों से खूब कर रहा है रोहन, तेरी झोंपड़ी अब तो महल बन गई है, हमें भी दिख रहा है। उसके लहजे में जो शक छिपा था उसने मेरे सीने के भीतर की घंटी बजा दी थी। मैंने बात को टालने की कोशिश की कि भगवान की देन है, सिस्टर किस्मत खुल गई है। उन्होंने आंखें तरेरी और धीमे से कहा, अजीब है कि भगवान की कृपा सिर्फ लेबर रूम के कूड़ेदान पर ही क्यों बरसती है? उस शब्द ने जैसे जमीन खिसका दी हो मेरे पैर से। क्या उन्होंने कुछ देख लिया था? क्या उन्होंने मुझे पकड़ लिया था? मैं वहां से बिना जवाब दिए भागता हुआ निकल आया। घर पहुंचते ही माँ पूजा की चटाई पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे। मुझे देखते उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया, हे भगवान, अगर मेरा बेटा गलत राह पर चल गया है तो उसे अपनी बुद्धि दे या इस दलदल से बाहर निकाल दे। उनके शब्द मेरे सीने में तेज तीर बनकर उतर गए। माँ आप ऐसा मत बोले, मैं चिल्ला कर कहा, पर वही खड़ी हो गई। उनकी आवाज में अब ममता नहीं सकती थी। नहीं रोहन, मैं किसी चोर और पापी के बेटे की माँ नहीं बनना चाहती। सच बता, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वरना कल मैं खुद अस्पताल जाकर पूछ लूंगी। उनकी ये बातें सुनकर मैं टूट गया। मैंने उनके चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, माँ माफ कर दो, मैं मजबूर था, बच्चे भूखे थे, तुम्हारी दवा के बिना मैं तुम्हें नहीं देख सकता था। माँ ने सख्ती से कहा, मजबूरी इंसान को पाप नहीं कराती पर लालच करवा देती है, और उसने मुझसे दूरी बना ली। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस रात नींद आंखों से दूर हो गई। माँ की बातें, सिस्टर कविता की शक भरी निगाहें और उस काले गाड़ी वाले आदमी की धुंधली मुस्कान सब मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह घूम रहे थे। अगले दिन भारी मैंने मन से अस्पताल जाना तय किया। मैंने ठान लिया था कि आज आखिरी बार ये सब काम करूंगा और फिर सीधे उस आदमी से कह दूंगा कि अब नहीं। पर जब मैंने लॉकर खोला तो यूनिफॉर्म से एक
मुड़ी हुई पर्ची गिर पड़ी। हाथ कांपते हुए मैंने उसे खोला। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ तू कचरे में क्या निकालता है। शब्दों ने मेरा सीना फाड़ दिया। किसने लिखा? किसने मेरा ये राज जान लिया? मिसेस डिसूजा, सिस्टर कविता, या फिर कोई और? मेरा दिमाग बोल सा उठा। मैंने पर्ची जेब में ठूस दी और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, पर अंदर से पूरा शरीर कांप रहा था। दिन भर मैं हिचलाता रहा। लेबर रूम में जाने का साहस नहीं था। दूसरे वार्ड में काम करते हुए भी हर आवाज पर दिल छिलक जाता था। अस्पताल की दीवारें उस दिन जेल जैसी लग रही थी। ड्यूटी खत्म होने पर ही मैंने कपड़े बदल कर निकलने की ठान ली और सोचा कि कुछ दिन का ब्रेक लूंगा, शायद गर्मी ठंडी पड़ जाए। मैं पीछे के सुनसान गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक पीछे से फिर से वही आवाज आई, रोहन। मैंने पलटा तो सिस्टर कविता गंभीर मुद्रा में खड़ी थी। उनका चेहरा संदेह भरा था। रोहन, मुझसे कुछ बात करनी है। मेरे पैर जम गए। मैंने कहा, सिस्टर, ड्यूटी तो खत्म हो गई है, मुझे घर जाना है। उन्होंने शांत होते हुए कहा, ड्यूटी खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा वह खास काम अभी भी बाकी है। उनके शब्दों ने हवा निकाल दी थी। अब लगता था कि मेरा खेल आखिरकार खत्म होने वाला है। उनका लहजा ठंडा और कड़क था। मैं समझ गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। चुपचाप सिर झुकाए मैं वहीं खड़ा। उसने सीधी निगाह से मुझे देखकर कहा, कल भी मैं तुम्हें अस्पताल के पीछे उस काली गाड़ी वाले के पास देखी थी। वो आदमी सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आता? उसके शब्दों की नोक मेरे सीने में धसी और मेरा सर लोहे की तरह भारी हो गया। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और आंखों से कही हुई बातें फूट फूट कर निकल गई। सिस्टर, प्लीज किसी को मत बताइएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरी आवाज कांप रही थी। वह मेरे पास आकर बैठी और उसके स्वर में सख्ती की जगह जिज्ञासा उतर आई। ठीक है, अगर तुम सच सच बता दो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा दिल किसी बर्फीली झरने से पिघलने लगा। मैंने हिचकियों के साथ उसे सब कुछ बता दिया। सिस्टर, जब आप लोग किसी औरत की डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी के बाद जो भी झिल्ली प्लेस्टा कूड़े में फेंकी जाती है, मैं वही उठाकर बेच देता हूँ। कहने भर से उसका चेहरा बदल गया। घृणा, हैरानी और सदमे का संयोजन उसकी आंखों पर छा गया। प्लेसेटा, पागल तो नहीं हो गया तू? उसकी आवाज में घृणा थी, पर मेरी जुबान को सच्चाई सुनने से मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहा था। मैंने धीरे धीरे बताया कि मुझे भी समझ में नहीं आता था, पर उस आदमी ने कहा कि ये बहुत कीमती है। पर क्यों? इसका उपयोग कौन करता है? उसने सवाल किया। मैंने कांपते हुए बताया कि उसने कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसे क्रीम और इंजेक्शन बनाती है। अमीर लोग झुर्रियां मटाने और जवान दिखने के लिए इन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं। सिस्टर कविता की आंखों में जो सन्नाटा उतर आया था वह किसी तूफान से कम नहीं था। वह वही सच्चाई थी जो उन्होंने कभी सोची भी ना थी। जो रोज गंदा समझकर फेंका जाता था, वह किसी औरत की खूबसूरती से बदलकर लाखों का सामान बन जाता था। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी और अजीब थी। वह दीवार की तरफ देखकर खामोश रही, जैसे भीतर कोई बड़ी सोच चल रही हो। फिर उसने बोला, तो तू कह रहा है कि लोग इसे खरीद कर एडवांस कॉस्मेटिक बनाते हैं? मैं सिर हिलाते रहा। उसके चेहरे पर अब हैरानी के साथ एक अलग सी चमक उभर आई थी। पहले वह खुद के भीतर भी जाग चुकी थी। मेरी चेतावनी और भय मिटाने के बजाय उसकी आंखों में वही लालच दिखता था जो महीनों पहले मेरे भीतर था। वही सख्त और ईमानदारी वाली नर्स थी जो रोजाना नियमों का पालन करती, पर शायद उसकी जरूरतें उस कड़े रवैये से बड़ी थी। छोटी तनख्वाह में बड़े सपने समाना मुश्किल रहा होगा। एक लंबी ख्वाहिशे के बाद उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर दया नहीं थी, ना ही किसी तरह का क्रोध, बस एक ठंडी कारोबारी चमक थी। उठो, आंसू मुंह से पोंछो, उसने कहा, जैसे किसी ने फैसला सुना दिया हो। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं हैरानी से उसकी ओर देखता रहा। क्या ये संभव है? उसने स्पष्ट किया कि कल से ये काम तुम अकेले नहीं करोगी। मेरे लिए बात पुराने खुलासे से भी बड़ी झटका देने वाली थी। वह उठी, मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और उसकी आवाज में वह आदेश की कठोरता थी। रोहन, रोना बंद कर, काम का समय शुरू हो गया है। तुमने बेवकूफ़ी की है, पकड़े भी जा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। उसने धीरे धीरे बताया कि जैसे कोई केस खत्म होगा। अली कूड़ेदान में नहीं जाएगी। वह उसे खुद उठाकर मेडिकल स्टोर रूम में एक ऐसे कोने में रख देगी जहां कोई नहीं जाता। उसके निर्देश सुनते ही मेरा दिमाग ठंडा हो गया। जिस औरत से मैं डरता था वही अब मुझे इस गलत काम के और भी सुरक्षित तरीके से सिखा रही थी। उसने कहा कि तुम्हें बार बार लेबर रूम के बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी। छुट्टी के वक्त स्टोर रूम से थैला उठाकर बाहर जाकर उस आदमी को दे देना। समझा? मैं उसके शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गया। यही औरत जिसने मुझ पर हमेशा नियमों और इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, अब मेरे डर और मजबूरी को अपनी तरक्की का जरिया बना रही थी। धीरे धीरे बातों में स्पष्ट हुई कि यह दया नहीं, पार्टनरशिप की पेंशन थी, जिसके नियम थे जो पैसा आएगा उसमें से 30% उसका हिस्सा होगा। जब उसने यह कहा तो मेरे शरीर में एक ठंडा सा झोंका आया। यह रंग बदलते खेल की नई शर्त थी। मैंने हिचकते हुए कहा, लेकिन सिस्टर, यह तो जुर्म है। वह ठठका कर हंसती हुई बोली, खाली एक हंसी जो किसी को समझ ना दे। जुर्म तब तक जुर्म नहीं जब तुम अकेले लाखों कमा रहे हो
उसने कहा, हॉस्पिटल वाले इन कीमती चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। उसने आगे कहा, अगर ये किसी के काम आकर हमें कुछ पैसे दे रहे हैं तो इससे क्या बुरा है। हम किसी का हक तो नहीं छीन रहे, बस अपना हिस्सा ले रहे हैं। उसकी बातों में बस ठोस तर्क था जो लगता था कि सभी छिद्रों को भर देता है, पर मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। मैं सोच में डूब गया कि मना करने का रास्ता तो मेरे लिए लगभग बंद हो गया है। अगर मैं इनकार करूं तो 1 मिनट में मैनेजमेंट के पास सब कुछ कह दे सकती है। उस पल मुझे लगा कि मैंने शिकारी से बचकर किसी और खतरनाक शिकारी के पास पनाह ले ली थी। मैंने दबे स्वर में मान लिया कि ठीक है सिस्टर कविता, मैं मान जाता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या ये साझेदारी मेरी मजबूरी को बचाएगी या मेरी आत्मा को पूरी तरह डबो देगी। मैंने उसकी शर्तें कबूल कर ली, पर उसकी स्वीकृति के साथ मेरे भीतर की बेचैनी और भी गहरी हो गई थी। पर एक बात साफ थी, खतरा और कमाई दोनों ही दुगनी हो गए थे। यह आदमी हमें बहुत कम देता है। एक दिन कविता मुझसे बोली, यह माल बाहर लाखों में बिकता होगा और हमें सिर्फ हजारों मिलते हैं, हमें कोई नया खरीदार ढूंढना चाहिए। मैंने डरते हुए तर्क दिया, नहीं सिस्टर, ये बहुत खतरनाक होगा। जितना मिल रहा है वह क्या कम है, जितना ज्यादा लालच हमें और गहरे खाई में खींच देगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में तीखी नाखुशी उभर आई। तुम हमेशा डरते रहते हो, इसलिए सारी जिंदगी ऐसा करते रहे। पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए। उसी तरह उसकी बातों ने हमारे बीच दरारें बढ़ा दी थी, पर किसी तरह मैंने कोशिश की कि हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह दिन भी आ गया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। अस्पताल ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया। हर कॉरिडोर, स्टोर रूम और पिछले गेट पर नई सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। मेरे लिए ये खबर मेरे पैरों तले जमीन खिसकाने वाली थी। मैंने कविता से घबरा कर बोला, सिस्टर, अब हमें ये काम तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये कैमरे हमें पकड़वा देंगे। उसने मेरी बात को ठुकराते हुए कहा, पैसा कभी भी काफी नहीं होता, कैमरे में किसी तरह निकाले जा सकते हैं। उसकी बात ने मेरे भीतर फिर से एक सर्द कर देने वाली बेचैनी जगा दी थी। हम और भी सावधानी से काम करने लगे, पर मेरे अंदर का भय बढ़ता ही अब जा रहा था। उस शाम मैं पिछली गेट पर पहुंचा तो काली गाड़ी वाला घबराया हुआ दिख रहा था। जल्दी करो, अब यहाँ सुरक्षा बहुत सख्त है, अब हमारी आखिरी डील हो सकती है। उसने थैला दिया और गाड़ी भगा ली। उसके शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। आखिरी डील। जूनियर नर्स ने मिसेस डिसूजा को कुछ खबर दे दी थी और वह चौकन्ना हो गई थी। मैनेजर ने पिछले दिनों का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया और सच्चाई स्क्रीन पर जैसे फिल्म बनकर हमारे सामने आ खड़ी हुई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कविता डिलीवरी के बाद सीधे स्टोर रूम जाती है और कुछ देर बाद बैग लेकर आती है। फिर मैं वही बैग लेकर पिछले गेट से निकलता हूँ। हर रोज की यही लड़ी एक एक करके स्क्रीन पर खुल रही थी। अगले दिन जब मैं अपना बैग पकड़े हुए गेट से बाहर निकला तो सिक्योरिटी गार्ड और मिसेस डिसूजा ने मुझे घेर लिया। रोहन, इस बैग में क्या है? मिसेस डिसूजा की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। मेरे हाथों में बैग छूट गया और अंदर रखी हुई खून सी लथपथ थैलियां सड़क पर गिर गई। उन थैलियों को देखकर गार्ड के चेहरे पर घृणा थी और दुनिया मेरी आंखों के सामने धुंधली चली थी। सिस्टर कविता को मैनेजर के दफ्तर में पेश किया गया। उसने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, पर सीसीटीवी के सामने उसका हर बहाना झूठा हो चुका था। उसकी चीखें अस्पताल के फ्लोर पर गूंजी और पुलिस बुला ली गई। यह बम की तरफ फैलने वाला कांड शहर में आग की तरफ फैल गया था। अस्पताल की शहादत और प्रतिष्ठा का कलंक लग गया था। काली गाड़ी वाला कहीं गुम हो चुका था, जो सबसे बड़ा शिकारी था। वह बच निकला और हमारे शिकार ही फंस गए। मुकदमे चले। सिस्टर कविता पढ़ी लिखी और सीनियर नर्स होने के नाते अपने पेश को कलंकित करने के जुर्म में कड़ी सजा की हकदार ठहरी थी। मेरी सजा उससे कम थी, पर जेल की सलाखें मेरा भी मुकद्दर बन गई थी। जो कुछ मैंने अर्जित किया था, बंगला, पैसा, दुकान, सब छीन लिया गया। मेरा परिवार वापस उसी झोंपड़ी में लौट आया, पर अब उनके सर पर गरीबी के साथ बदनामी का दाग भी था। माँ उस सदमे से बीमार पड़ गई और बच्चों की आंखों में जो भरोसा था वह टूट गया। राहत की जगह काफी देर तक कुछ भी नहीं मिला। जेल में बैठकर मैंने अपनी हर गलती को बार बार तोलना शुरू किया। क्यों मैंने तेज पैसे को अपनाया? क्यों मेरी मजबूरी ही मेरी इकलौती विकल्प थी? बाहर दुनिया ने मुझे और मेरे नाम को भुला दिया था। मोहल्ले वाले अब अक्सर मुंह फेर लेते। समय ने चोटों को धीरे धीरे भरा, पर निशान हमेशा के लिए रह गए। मैं भी सुनता रहा अदालत का फैसला। इंसाफ का तराजू कड़ा और बेरहम था। मेरे अंदर जो सबसे गहरा बदलाव आया था वह अफसोस और पछतावे का था। मैं जान गया था कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बुरी हो, कुछ लाइनें पार करना मंजूर नहीं करना चाहिए। मैंने जो राह चुनी उसका भुगतान मैंने अपनी आज़ादी और इज्जत से किया। पैसा जब सही तरीके से कमाया जाता है तो वह गरिमा देता है। गलत तरीके से मिला धन सिर्फ छाया है। मजबूरी हमें दबा सकती है, पर हमें अपराध करने की जरूरत नहीं देती। लालच अक्सर गलती का बहाना बनता है, जिसका अंजाम हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।